तो आप लोगों से कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। मुख्यतः दो विषयों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जोर शोर से स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज की बात कही है। पहले मैं उसके बारे में बोलूंगा और फिर ललित मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में सचिन पायलट जी उसके बाद में आप सब लोगों को और कुछ नई जानकारी भी देंगे। 100 स्मार्ट सिटीज के बारे में और हाउसिंग फॉर ऑल में नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बात कही है, मेरे ख्याल से या तो नरेंद्र मोदी जी हमारे शहरों में रहने वाले लोगों की और शहरों की समस्याओं को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको गलत राय दी जा रही है और हमारा ये मानना है कि वो गलत दिशा के अंदर उनके कदम बढ़ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज बढ़ाने से हमारे शहर में रहने वाले या अर्बन इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, बल्कि जो शहर एग्जिस्ट करते हैं उनको स्मार्ट सिटीज कैसे बनाया जाए इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं और सरकार के इस कदम से हम समझते हैं कि ये गलत दिशा की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्टर का अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर नए शहर बनाने से और नए स्मार्ट सिटीज बनाने से ही अगर समस्या दूर हो जाती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहला सेंसस 1991 में हुआ था, उसके अंदर 3100 सेंसस टाउन्स हमारे पूरे देश में पाए गए थे। और आजादी के 50 साल बाद में 3100 सेंसस टाउन से 2001 में ये बढ़कर के 5161 हो गए, 5161, यानी 2000 टाउन्स की बढ़ोतरी हुई। और कांग्रेस पार्टी का जब शासन आया तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच तक ये 5161 सेंसस टाउन से बढ़कर के हो गए 7935 सेंसस टाउन, यानी 2800 सेंसस टाउन्स, 2800 शहर कांग्रेस पार्टी के समय में 2001 से लेकर के 2011 में केवल उस 10 वर्षों के अंदर बढ़े। लेकिन क्या भारत के अंदर आज 37.70 करोड़ लोग भारत के अंदर अर्बन इंडिया में रहते हैं, क्या उनकी समस्याएं दूर हो पाएंगी? तो नए शहर बनाने से समस्या दूर नहीं होगी। और नए शहर बनाने का कंसेप्ट एलिटिस्ट है। सिर्फ अमीर लोगों को, जो अमीर लोग जो बड़े मकान, नए मकान ले सकते हैं, केवल उनको फायदा होने का कंसेप्ट है। हमारे देश के अंदर 35 मिलियन प्लस सिटीज 2001 के सेंसस में थे। वो 35 मिलियन प्लस सिटीज बढ़कर के 2011 सेंसस में 53 मिलियन प्लस सिटीज हमारे 2011 के अंदर थे। और इन 53 मिलियन प्लस सिटीज में हमारे देश की 43% अर्बन पॉपुलेशन हमारे इन केवल 53 मिलियन प्लस सिटीज में रहती है। तो जहां पर 43% अर्बन पॉपुलेशन अकेले जहां पे रहती है, जिसके अंदर लगभग 60% स्लम और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, तो समस्या वहां पर है उन मिलियन प्लस सिटीज में और दूसरे शहरों के अंदर है, और उनकी समस्या नई स्मार्ट सिटीज बनाने से दूर नहीं होगी। तो हमारा ये मानना है कि यह सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजर के जो माहिर हैं, एक और उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट आज किया, एक और लोगों का उन्होंने आज नया निकाला, और उस लोगों और इवेंट मैनेजमेंट के सहारे वो एक पूरे देश को बताना चाहते हैं कि जैसे पूरे के पूरे अर्बन इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व 100 स्मार्ट सिटीज से हो जाएंगी, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने दूसरी और योजनाओं की जो घोषणा करी वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के दौरान, शासनकाल के दौरान पहली बार 2006 में जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की हमने शुरुआत करी, तब से और उसके बाद से राजीव आवास योजना के माध्यम से, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर इशप के नाम के हमारी स्कीम के माध्यम से, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के नाम से, राजीव ऋण योजना के नाम से हम लोगों ने जो स्कीम्स बनाई थी, उन सब स्कीम्स को इकट्ठा करके एक नया नाम देकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को आज उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा कोई भी नई चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर इन्होंने बजट की कटौती भी कर दी, जो कि बजट हम लोगों ने उस जमाने में अपने 5 ईयर प्लान के अंदर उसमें रखा था।
तो हमारा ये कहना है कि ये 100 स्मार्ट सिटीज के कंसेप्ट से कुछ नहीं होने वाला। हमारे शहर में रहने वाले गरीब लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर हाउसिंग शॉर्टेज अगर है तो वो केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर शॉर्टेज है। हमारे 18.78 मिलियन जो हाउसिंग शॉर्टेज है उसमें 95.6% हाउसिंग शॉर्टेज हमारी LIG और EWS सेक्शन जो है हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के उन लोगों की हाउसिंग की शॉर्टेज हमारे देश में असल में है और उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए जहां पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये इस बारे में हम कहना चाहते थे कि ये आज जो अनाउंस किया गया या जो आज एक और नई इवेंट मैनेजमेंट करी गई, इससे देश की अर्बन इंडिया का कोई भला नहीं होने वाला। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिन पायलट जी से कि वो दूसरे विषय के ऊपर बात करें। साथियों, जिस प्रकार अजय माकन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज बोला 100 स्मार्ट सिटीज के बारे में, उन्होंने योग के बारे में बात करी है, उन्होंने VP सिंह जी का जिक्र किया है, तमाम बातों पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने है, भारतीय जनता पार्टी के सामने है और इस देश की सरकार के सामने है, उस पर अभी तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और लगातार देश जानना चाह रहा है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो इतना 2 हफ्ते से प्रकरण चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री जी परहेज कर रहे हैं। इस चुप्पी का कारण क्या है? और हमें जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कानून को जानबूझकर तोड़ा है और अब लगभग एक्सेप्ट किया है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों हिचकिचा रही है? क्यों प्रधानमंत्री जी के कदम डगमगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ललित मोदी प्रकरण में बहुत से दस्तावेज सामने आए एंड आई बिलीव इट इज नाउ एन इनएस्केपेबल ट्रूथ दैट द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, who was the leader of opposition in 2011, has given a witness statement, a secret witness statement in helping procure the travel documents for Mr. Lalit Modi. जो शब्द प्रधानमंत्री जी और भाजपा ने लगातार इस्तेमाल करे, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म और ब्लैक मनी, ये ऐसे फ्रेजेस थे जिनका लगातार प्रचार और इस्तेमाल भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज ये चारों शब्द का जिस व्यक्ति ने पुरजोर शोषण किया है, भारत में तमाम आरोपों पे कार्रवाई करने के बाद जो व्यक्ति भागा हुआ है, ऐसे ललित मोदी की मदद करने के लिए वसुंधरा जी ने जो शपथ पत्र दिया था, उस पर कोई भी डिनाई नहीं आया है। उसकी वैलिडिटी पर भाजपा ने या उन्होंने खुद ने सवाल खड़े नहीं किए। और कल जो आखिरी कड़ी थी, जो उनके सिग्नेचर्स की कॉपी नहीं थी, कल वो भी प्रकाशित हो चुकी है और मैं समझता हूं सबके पास अब वो एफिडेविट की कॉपी आ गई है। साथियों, ललित मोदी ने यूके बॉर्डर एजेंसी में एक एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है, हमारे पास है। इस एफिडेविट में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि कल भाजपा ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मुख्यमंत्री हजारों पेजेस पे साइन करती हैं। किस संदर्भ में? The word he used was in what context the signatures were used. I want to let the BJP know that this is the context in which that document was signed. The affidavit given by Shri Lalit Modi to the UK border agency, clause 18 of the affidavit very clearly states, in addition to the witness statement, I also rely on the following 3 witnesses who have provided statements in my support of asylum claim. A. Mahmood Abdi, my attorney in India. B. Vasundhara Raje, the former Chief Minister of Rajasthan and currently the leader of BJP in the Rajasthan Legislative Assembly. C. Robert Nichols, founding partner of NSA. इन 3 लोगों का विवरण उन्होंने अपने शपथ पत्र में दिया है कि इन लोगों के एफिडेविट्स और इनकी गवाही मेरे क्लेम को मजबूत करती है कि मैं यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर कर सकता हूँ। Clause 19 of Lalit Modi's
affidavit says, my witness statement must be read in conjunction with the above listed supporting statements. If that is not done, then the reader of my statement will have an incomplete understanding of the nature of the attacks against me currently underway in India. और जो एफिडेविट वसुंधरा जी ने लिख कर दिया है, उसमें भी लिखा है, क्लॉज 19 वसुंधरा जी का स्टेटमेंट है, the political attack which is currently underway against Lalit Modi in India, in my opinion, is designed to destroy Lalit's reputation, to keep him out of Rajasthan cricket and politics, and to thereby discredit me. She goes on to say, by destroying and discrediting Lalit, the Congress party hopes to remove me and one of my key supporters from the political scene. मैं समझता हूं कि अब कोई बहुत ज़्यादा जगह या समय भाजपा के पास नहीं, उनको इस वास्तविकता से मुकाबला करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि उनके मुख्यमंत्री ने, उस समय की नेता प्रतिपक्ष ने कानून का उल्लंघन किया. And the BJP is unable to decide whether Lalit Modi is a victim or a fugitive. We hear conflicting voices from the Bharatiya Janata Party. I think time has come for them to come clean and face the truth. They must ask Vasundhara ji to step down immediately to pave the way for an impartial inquiry into all the multiple allegations that have been brought forward. There are allegations of financial irregularity, allegations of quid pro quo, and I believe that the Prime Minister and the BJP must come out clean. It's a matter of time for how long Vasundhara ji will continue to embarrass the BJP and to take the BJP hostage. The Congress party yesterday had a dharna protest in the capital city of Jaipur. हमने प्रदर्शन जयपुर शहर में किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी गई तो प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे और हम कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब कुछ कहने, सुनने, पूछने को बचा नहीं. अब ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुका है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने के बाद भी पद पर बना रहे, मैं समझता हूं वो नैतिकता से परे है. The only question that is left is that the multiple issues cropping up against the leaders of the BJP, and the BJP continues to live in denial, to keep saying that our ministers won't resign and to keep giving each other clean chits. I think that is not what the people of India voted for. That is not the kind of leadership the 125 crore people in India voted for. The Prime Minister Modi has 4 more years to govern this country. He must immediately take action, and the BJP cannot run away from the fact that its top leadership is involved with Lalit Modi in helping and abetting a fugitive of Indian law, somebody who has been accused of very serious, grave charges. Therefore, it's imperative for the BJP and especially for the Prime Minister to speak up now and to take the resignation of the Chief Minister of Rajasthan. Thank you.